सारथी। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में पीएम मोदी की जनसभा। सतना, छतरपुर और नीमच में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। आज प्रियंका गांधी की रीवा, दमोह और मंडला में चुनावी रैली। राहुल गांधी जबलपुर की पश्चिम, उत्तर मध्य और पूर्व विधानसभा में करेंगे रोड शो और सभा। हरियाणा में आएंगे आज 8 राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर। नॉर्थ रीजन की समीक्षा बैठक में आयुष पर होगा मंथन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बैठक में नहीं होंगे शामिल। एनसीपी के नाम सिंबल मामले में चुनाव आयोग आज करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में शरद गुट ने अजीत के 9000 दस्तावेजों में गड़बड़ियों का दावा किया था। हरियाणा में जहरीली शराब से 6 की मौत। मरने वाले यमुनानगर के 2 गांवों के। गांव में बिकने वाली शराब पी थी। 5 का गुपचुप किया गया संस्कार। जम्मू और कश्मीर के शोपियां मुठभेड़ में टीआरएफ का आतंकी ढेर। गोला बारूद बरामद। पुलिस और सेना के जवान मोर्चे पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करेंगे खबरों की ओर और शुरुआत करेंगे अहम खबर से, जहां पर ऐप बेस्ड बाहरी टैक्सी पर लगी है रोक। प्रदूषण के कारण 8 देश राज्य के ट्रेड फेयर में कारोबारी भेजने को तैयार नहीं है। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे। वहीं आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा है। बता दें कि पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। सतना, छतरपुर और नीमच में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी का धुआंधार प्रचार होगा। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में चुनाव होने वाला है और उससे पहले बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रही है। बीजेपी के जितने भी तमाम दिग्गज नेतागण हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, वो लगातार ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश के दौरे पर नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियां करेंगे, जिसमें जनसभा को संबोधित करते नजर। बता दें के लिए मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सतना, छतरपुर और नीमच में जनसभा करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश में लगातार जारी है बीजेपी का धुआंधार प्रचार। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बीजेपी ने कमर कस के अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, जहां पर वो 3 जिलों में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। आज 3 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही कुछ इस प्रकार से प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में आकर के जनसभा करना, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपनी बिगड़ी हुई छवि, जो कि मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों पर बिगड़ी थी, उसको सुधारने के प्रयास कर रही है। साथ ही लगातार बीजेपी के कई दिग्गज नेता, जिनमें उनके स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, वो भी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बैक टू बैक यानी कि लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हैं, जहां पर वो तमाम जनसभा, तमाम रैलियों को भी संबोधित करते नजर आते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश से पहले बीजेपी ने कमर कस के तैयारियां करना शुरू कर दी है, जिसमें बीजेपी लगातार चुनावी रैलियां संबोधित करा रहे हैं और साथ ही इसमें इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां पर 3 जिलों में रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए तमाम जितने भी लोग हैं, जाहिर तौर पर उनमें भी खुशी नजर आ रही होगी, क्योंकि
बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपना ही एक अलग रुतबा है, एक अपनी ही अलग पहचान है। साथ ही प्रधानमंत्री का लगातार मध्य प्रदेश में बैक टू बैक दौरे करना, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी अपनी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। मध्य प्रदेश के चुनाव में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है बीजेपी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी जो है लगातार मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे करा रही है, जिसमें जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैक टू बैक दौरे लगे रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या कुछ रणनीति है जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है? जी देखिए अवंतिका, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में कुछ ही दिन बचे हैं और कुछ दिन बाद ही मतदान होना है। इसी तारतम्य में लेकर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम जो प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं मध्य प्रदेश के लगातार दौरे कर रहे हैं, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कल उन्होंने मुरैना में दौरा किया था, दमोह में दौरा किया था, गुना में जनसभा को संबोधित किया था। आज फिर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के जो हैं चुनावी जो दौरे हैं, ताबड़तोड़ दौरे हैं। आज सतना आएंगे, छतरपुर, नीमच में मोदी जी चुनाव प्रचार करेंगे। फिर सुबह 11 बजे सतना में और छतरपुर 4:30 बजे पहुंचेंगे। तो ये जो दौरे लगातार देखा जा रहा है। और बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। आज कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, उनका भी आज एमपी में दौरा है। राहुल गांधी भी अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर इसके बाद जबलपुर में रोड शो करेंगे। वही अगर बात की जाए प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी का भी एमपी में ताबड़तोड़ दौरे जारी है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे तो प्रियंका गांधी भी सतना में और रीवा में और चित्रकूट दौरे पे रहेंगी। जी अवंतिका, बिल्कुल। देखा जाए सुनील, जिस तरीके से कल भी प्रधानमंत्री ने 3 जिलों में अपनी जनसभा की थी और कल भी कांग्रेस की तरफ से भी लगातार चुनाव प्रचार और रैलियां की जा रही थी, इसी कड़ी में आज भी कुछ ही ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। तो जब देखा जाए कि चुनाव से पहले तमाम रैलियां करते हैं और साथ ही कई बार ऐसा होता है जैसे आज ही कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार 2 जगहों पर अपनी अपनी रैली कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना कहीं ना कहीं एक मुश्किल साबित होता है, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे होते हैं राज्यों में, तो और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा? क्या रूट डाइवर्जन किए गए होंगे या फिर किस प्रकार से जो है वो रणनीति बनाई गई होगी जिससे तमाम जो भी परेशानी है वो सामना न करना पड़े? बिल्कुल अवंतिका, देखिए निश्चित तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उनकी जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है, चाहे आईबी है, चाहे एनएसजी कमांडो है, तो तमाम जो प्रशासन है उनकी जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में लग जाते हैं। और बात की जाएगी जिस मार्ग से वो गुजरेंगे, हेलीपैड से जाएंगे, फिर जिस मार्ग से गुजरेंगे उस मार्ग को डाइवर्ट कर दिया है। और वही बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो उनकी भी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए, प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। और ये जो दौरे कहीं ना कहीं ये जो ऐसे साबित कर रहे हैं कि जो 2014 और 2019 की याद दिला रहे हैं, जब 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों में इस प्रकार दौरे हुआ करते थे, आज फिर 2023 में वो दौरे हो रहे हैं। तो इससे साफ इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि ये 24 की एक रणनीति तय की जा रही है। अवंतिका जी सुनील, देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम दौरे कराए जा रहे हैं जिसमें बीजेपी में तो जाहिर तौर पर कई बार देखा गया है कि स्टार प्रचारक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो वही अभी कल भी और आज भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है मध्य प्रदेश चुनाव से पहले। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के पहले से ही तमाम पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकने में तुली हुई हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भी टक्कर देखी जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी में जनसभाएं की जा रही है, उसी दिन और अलग जगहों पर कांग्रेस के द्वारा भी जनसभाएं की जा रही हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, जहां पर 3 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस में भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंच रही है मध्य प्रदेश, जहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये कांटे की टक्कर देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की जनता किसको जिताती है, किसके पक्ष में फैसला दिलाती है, ये तो वक्त ही बताएगा।
सारथी। रामनगरी अयोध्या में योगी कैबिनेट की आज बैठक होनी है। कैबिनेट के जरिए रामराज का एहसास कराएगी सरकार। वहीं कैबिनेट में रामनगरी को बड़ी सौगात देने की भी तैयारी की जा रही है। इस कैबिनेट बैठक के कई अहम मायने भी देखे जा रहे हैं, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि रामनगरी को एक बड़ी सौगात भी मिल सकती है। वहीं प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेती नजर आएगी सरकार। 11 नवंबर को अयोध्या में होगा भव्य दीपोत्सव। दीपोत्सव से पहले योगी सरकार की कैबिनेट बैठक कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है। वहीं सभी मंत्री दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेते भी नजर आएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। 12 बजे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में भी बैठक करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जाहिर तौर पर दीपोत्सव महोत्सव मनाया जाना है रामनगरी में, और उससे पहले योगी कैबिनेट की बैठक का आयोजन जो है वो अयोध्या में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि रामनगरी को इस बैठक में एक बड़ी सौगात मिल सकती है। अतिरिक्त क्या जानकारी है? जी अवंतिका जी बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का 4 घंटे का प्रोग्राम है। सर्वप्रथम वो उनका हेलीकॉप्टर रामकथा वहीं पे वहीं पे उतरेगा। उसके बाद वो रामलला हनुमानगढ़ी का मंत्रिमंडल के साथ जाएंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे और कहीं ना कहीं वहां आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद फिर यहाँ आएंगे, मंत्रिमंडल का बैठक करेंगे और अहम बिंदुओं पर यहाँ पे जो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और जितना यहाँ विकास का मुद्दा, चाहे पर्यटन विभाग को नई सौगात देंगे और 25 एकड़ भूमि भी चर्चा की जाएगी, उसको भी नई सौगात दी जाएगी। तो कहीं कहीं रामनगरी अयोध्या को बहुत बड़ी सौगात देने का प्रयोजन बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से आपने बताया कि तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इन पर सौगात मिल सकती है, और साथ ही देखा जाए तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे और उस टाइम पर दीपोत्सव की जितनी भी तैयारी है उनका जायजा लेते नजर आएंगे। तो ये भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है दीपोत्सव की तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं, क्या जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है? जी अवंतिका जी बताना चाहेंगे, दीप महोत्सव की लगभग तैयारियां पूरी कर दी गई है। घाटों पे दीप बिछाए जा चुके हैं, उस पे बाती और तेल का भी कार्य किया जा रहा है। लाइटों की व्यवस्था बहुत सुटेबल कर दी गई है जगह जगह पे, और जितने कार्य शेष बचे हैं वो भी तेजी से लाना है। और आपकी ये जो कैबिनेट बैठक होगी, कहीं ना कहीं 2 प्रस्ताव और भी पुत्रों के हवाले से है, क्योंकि राजभर और उनको दारा सिंह चौहान को ये यहाँ से ही होता है मंजूरी मिल जाए मंत्री पद का। तो कहीं ना कहीं अहम फैसला योगी सरकार लेना चाहती है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ओपी राजभर और दारा सिंह को एक मंत्रिमंडल में एक अहम पद सौंपा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बता दें कि आज अयोध्या में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, यानी कि कैबिनेट बैठक का आयोजन जो है वो रामनगरी अयोध्या में किया जाना है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। साथ ही रामनगरी अयोध्या में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैठक में रामनगरी को भी कुछ अहम प्रस्ताव उसके लिए जो है वो पास हो सकते हैं। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस बैठक में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को अहम मंत्री पद सौंपे जाने की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। देखना होगा कि आखिर किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है इस कैबिनेट बैठक में। और यहाँ रुकेंगे एक और सारथी। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां दोपहर 12 बजे जशपुर विधानसभा में जनसभा करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 12 बजे जनसभा करते नजर आएंगे। वहीं दोपहर 1:30 बजे जशपुर में करेंगे रथ सभा।
वहीं दोपहर 3 बजे कुनकुरी विधानसभा में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। शाम 4 बजे चंद्रपुर विधानसभा में करेंगे जनसभा। दोपहर 12 बजे जशपुर विधानसभा में जनसभा करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। इसके अलावा दोपहर 1:30 बजे जशपुर में रथ सभा करते नजर आएंगे। दोपहर 3 बजे कुनकुरी विधानसभा में करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसमें शाम 4 बजे रायपुर विधानसभा में जनसभा करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। वहीं शाम 5 बजे रायगढ़ विधानसभा में जनसभा करते नजर आएंगे। साथ ही कई रोड शो उसमें भी देखे जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां पर वो तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही तमाम रैलियों में भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। बता दें कि जशपुर विधानसभा में 12 बजे पहुंचेंगे और साथ ही 1:30 बजे रथ सभा करते नजर आएंगे। वहीं दोपहर 3 बजे कुनकुरी विधानसभा में जनसभा करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज। दोपहर 12 बजे जशपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसी बीच खबर आपको बता दें, जहां पर हवा हुई बेहद खराब, सांस लेना हुआ दूभर। खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली की आबो हवा हुई खराब, सांस लेना हुआ दूभर। दिल्ली में AQI 440 के पार, प्रदूषण की मार। दिवाली के बाद बढ़ सकता है AQI लेवल। यूपी समेत आसपास के राज्यों में भी बढ़ा प्रदूषण। बता दें कि दिल्ली के साथ साथ यूपी के आसपास के राज्यों में भी प्रदूषण बढ़ता नजर आ रहा है। राजधानी में भी तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। दिल्ली NCR से लेकर राजधानी दिल्ली बदहाल। जहरीली हवा लोगों की बढ़ा रही है दिक्कतें। बता दें कि दिवाली से पहले ही दिल्ली की आबोहवा खराब हो गई है, यहां तक कि सांस लेना भी दूभर होता नजर आ रहा है। वहीं अगर AQI की बात करें तो दिल्ली में AQI 440 के पार पहुंच गया है, जो कि एक बेहद खतरनाक स्थिति में होता है। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली की हवा जो है वो खराब होती जा रही है। यूपी समेत आसपास के राज्यों में भी लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। बता दें कि वायु प्रदूषण बढ़ने से तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण और राजधानी में AQI लेवल पहुंचा 440 के पार। वहीं दिल्ली NCR से लेकर के राजधानी तक बदहाल हो गई है हवा। जहरीली हवा से लोगों की बढ़ रही हैं दिक्कतें। तमाम तरह की एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ कदम सरकारें जो हैं वो उठा रही हैं जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सके, क्योंकि दिवाली के बाद प्रदूषण तेजी से बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि देखा जाए तो दिवाली पर आतिशबाजियां की जाती हैं, जिसको लेकर के हवा जो है वो जहरीली हो जाती है। वहीं अभी दिवाली से पहले ही AQI 440 के पार पहुंच गया है, तो दिवाली के बाद हवा का क्या हाल होगा ये बता पाना तो फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली से पहले इस तरह की हवा की क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति दिवाली के बाद जरूर होगी। इसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हैं। प्रवेश, देखा जाए तो दिल्ली में तो जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन कर दिया है, पर दिवाली के दौरान जो आसपास के राज्य हैं, जो कि दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर तो आतिशबाजी की जाएगी और उस दौरान जो है हवा में जो AQI अभी 440 के पार है, तो उस दौरान तो हवा की गुणवत्ता और खराब होगी। तो अभी तक क्या आसपास के राज्यों में कुछ इस प्रकार की सूचना सामने आ रही है कि उन्होंने कुछ फैसला लिया हो, या फिर दिल्ली सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा हो जिससे AQI लेवल को कम करने की बात सामने आ रही हो?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, लगभग पिछले एक हफ्ते से दिल्ली की जो हवा है वो बहुत दूषित है, जहरीली हवा है और दिल्ली वासियों के लिए एक तरीके से अभिशाप बनती नजर आ रही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आंखों में जलन और सांस की संबंधित बीमारियां जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं, आपने बात पटाखों की लेकिन दिल्ली में जो है दिल्ली वासियों की ही मैं बात करूं तो दिल्ली वासी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ही पटाखे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पटाखों पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जरूर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में आतिशबाजी की जाती है। दिवाली का त्योहार होता है, धर्म की आड़ में लोग जो है पटाखे फोड़ते हैं। और मैं आपको इस बात के लिए स्पष्ट तौर पर बता दूं कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कागजों में होती है, जिसकी वजह से हर साल अमूमन हम देखते हैं कि दिवाली के आसपास जो है दिल्ली की हवा और भी ज्यादा दूषित हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से जो पहल की गई है, कल ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो है गोपाल राय, उन्होंने कानपुर आईटीआई के विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें चर्चा ये बात हुई है कि एक से कृत्रिम बारिश को दिल्ली में कराया जाना चाहिए, ताकि जो लगातार दिल्ली में प्रदूषण की चैम्बर बना हुआ है, गैस चैम्बर के रूप में उड़ रहा है, या ये कहे कि दिल्ली में एक धुंध बनी हुई है, उसको बैठाने के लिए एक बारिश कराई जाए, ताकि वो दिल्ली की हवा को थोड़ा सा साफ किया जाए। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए भी बता दूं कि इस कार्य को भी करने के लिए दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जो है परमिशन लेनी होगी। और कल जब ये चर्चा हो गई है तो उसके बाद ये तय किया गया है कि ये फाइल सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहीं ना कहीं कानपुर आईटीआई की सहायता के बाद दिल्ली में कृत्रिम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी, तो जाहिर तौर पर देखा जाए तो आपने बताया कि दिल्ली में पर्यावरण मंत्री ने आईआईटी कानपुर के साथ बैठक तो की है, लेकिन आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से इस चीज की परमिशन लगेगी जो कृत्रिम बारिश करवानी है, तो उसमें तो जाहिर तौर पर वक्त लगेगा। और दिवाली अब से कुछ ही दिनों बाद है, 2 से 3 दिन बाद दिवाली है, तो कहीं ना कहीं दिवाली तक प्रदूषण तो बढ़ जाएगा, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं परमिशन मिलेगी और तब कहीं कृत्रिम बारिश कराई जा सकेगी। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें एकदम कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। सामान्य सी बात है, फाइल जाएगी, उसके बाद वहां से पुटअप होगी, फिर उस पर चर्चा होगी, उसके बाद कहीं जाकर ये फैसला आएगा, और जाहिर सी बात है तब तक दिवाली निकल चुकी होगी। और दिवाली का जो वायु प्रदूषण है, या बात करें AQI है, वो बहुत अधिक दिल्ली में हो चुका होगा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पिछले 2 दिन की बात करें तो आनंद विहार के इलाके का AQI 1000 का आंकड़ा भी छू चुका है, जो कि बेहद बेहद खतरनाक स्थिति में है। और दिल्ली वासियों के लिए ये आबो हवा, जिस तरीके की ये हवा है, उनकी सांसों के साथ साथ फेफड़ों से संक्रमित बीमारियां भी पैदा कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से एडवाइजरी जारी हो रही है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की हवा से बचाव करना बेहद जरूरी है। मास्क लगाइए, घर में रहिए, लेकिन बात अगर सरकार की पहल की करें तो नई नई योजनाएं तो जरूर बन रही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, योजनाएं जरूर बन रही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में दिखाई देती है, धरातल पे दिखाई नहीं देती है। लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं, और मैं आपको बता दूं कई प्रकार की गाड़ियों पर भी रोक लगाने की बात सामने आई है। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी हम देख सकते हैं कि बसें हो या गाड़ी हो वो चल रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से सिर्फ कागजी पहल है। जी, साथ ही देखा जाए तो जाहिर तौर पर आपने बताया अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी बात हुई थी कि मेरे ख्याल से BS3 और BS4 बसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही थी कि, और साथ ही इन वाहनों पर चालान कटने की बात भी सामने आ रही थी। और उसके बावजूद जब इस तरीके से धरातल पर स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है, क्योंकि अगर कठोरता से फैसले का अगर पालन किया जाए तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो प्रदूषण में कमी देखी ही जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। पवन, आपका रुख कर लेते हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, अभी तक जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं या जितने भी फैसले सरकारों के द्वारा लिए जा रहे हैं, धरातल पर वो कहीं भी दिख नहीं रहे हैं, धरातल पर उनका कुछ भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो क्या कुछ अभी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि AQI तो लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे वो सरकार फैसले ले या ना ले? देखिए, अभी बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर जो AQI है वो लगभग 334 के ऊपर पहुंच गया है। आबो हवा यहाँ की भी पूरी तरह से खराब हुई है। लेकिन नगर निगम की बात की जाए या सरकारी अमले की बात की जाए तो अभी उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। पहले से ही जो नियम लागू है कि अवैध जो वाहन चल रहे हैं उनको सीज करने की कार्रवाई प्रदूषण
ना होने पर, प्रदूषण के सर्टिफिकेट ना होने पर उनको कार्रवाई करने की बात कही जाती है। साथ ही साथ जो फैक्ट्रियां हैं, अगर वो प्रदूषण के नियमों को पालन नहीं करते तो उनको भी बंद किया जाता है। लेकिन अभी तक जो इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो हर साल ठंडियों की शुरुआत में उत्पन्न होती है, जब ठंडियां शुरू होती है तो इस तरह की जो प्रदूषण की स्थिति है वो खतरनाक लेवल पर बढ़ने लगती है। तो उससे निपटने का अभी यहाँ लखनऊ में तो फिलहाल कोई इंतजाम सरकार द्वारा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नगर निगम भी पूरी तरह से खामोश है। जब ज्यादा स्थिति खराब होती है उसके बाद ये लोग फिर जो पेड़ों की धुलाई वगैरह कराने का प्रयास करते हैं। और कृत्रिम बारिश जिसको बोला जाता है वो भी यहाँ लखनऊ में पिछली बार कराई गई थी, लेकिन अभी फिलहाल इस बार ऐसी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा करते हुए नजर नहीं आ रही है। और फिलहाल अगर बात की जाए लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में जो तालकटोरा एक एरिया लगता है, वहां पर 334 से ज्यादा AQI पहुंच गया है, जो कि काफी खतरनाक है। इससे जो मरीज हैं, सांस के मरीज, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हार्ट अटैक की संभावना भी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि जब प्रदूषित हवा जो है सीधा फेफड़े को प्रभावित कर रही है, तो ये जो स्तर है जो एक हवा का काफी ज्यादा खराब है। एक जहर का काम यहाँ पर लखनऊ वासियों के लिए कर रही है, लेकिन अभी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय है। क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में जब 334 AQI पहुंच गया है, वहां पर सरकार को जो है इसका कोई न कोई इंतजाम करना चाहिए, जिससे जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो सांस के मरीज हैं, हृदय के रोगी हैं, उनको कुछ राहत मिल सके। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से 334 पहुंच गया है AQI का आंकड़ा, और उसके बावजूद अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो जाहिर तौर पर ये तो यही बात हुई कि अभी तक सरकार जो है वो सो रही है, क्योंकि ये इंतजार कर रहे हैं कि शायद AQI लेवल जो है वो 440, जैसे कि अभी दिल्ली में फिलहाल जैसे हाल है उस तरीके से पहुंचे, तब उनके द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा। साथ ही पवन, देखा जाए तो देखते हैं अमूमन कि प्लास्टिक भी जलाया जाता है, तो क्या प्लास्टिक जलाने पर अभी तक किसी प्रकार की कोई रोक लगाई गई है? जी, प्लास्टिक जलाना या कूड़ा जलाना पूरी तरह लखनऊ में प्रतिबंधित है। इसको लेकर निगरानी भी की जाती है। कहीं भी खुले में कूड़ा जलाए जाने पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, जो शहर से थोड़ा दूर इलाके हैं, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, तो वहां पर इस तरह की जो हरकतें की जा रही, कूड़ा भी जलाया जा रहा है, प्लास्टिक भी जलाई जा रही है, लेकिन खुलेआम इसको करना दंडनीय है और इस पर कार्रवाई भी की जाती है। अब जैसे कि आने वाले दिनों में अब जो दीपावली का जो पर्व है, उसमें जो काफी मात्रा में पटाखे छुड़ाए जाते हैं, तो अगर बात की जाए AQI लेवल के, अभी जब कोई पटाखे नहीं फूट रहे तो 334 पहुंच गया, तो दिवाली के बाद ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक होने की पूरी संभावना है। 400 से ऊपर तो लखनऊ में AQI स्तर पहुंच जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि उससे पहले ही पूरी व्यवस्था कर ले। ऐसा ना हो कि जब पानी सर के ऊपर निकल जाए उसके बाद शुरुआत की जाए, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर अभी से सुधार करना जो है सरकार शुरू कर देगी, तो दिवाली में जो AQI स्तर है वो 334 या 350 तक नॉर्मल रह सकता है। लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर कोई सुधार के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, तो ये उम्मीद की जाती है कि 400 से 450 तक भी लखनऊ का जो AQI स्तर है पहुंच सकता है, जो काफी ज्यादा लखनऊ वासियों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो सरकार को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए और अभी से इस पर इसको कंट्रोल करने की कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर अभी से कोई नियम बनाए जाएंगे और उन पर अनुसरण किया जाएगा, तभी कहीं AQI लेवल पर जो है हम लगाम लगा सकेंगे और उसे बढ़ने से रोक पाएंगे। प्रवेश, आपका रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने पटाखे प्रतिबंध कर दिए हैं, और आपने बताया कि आसपास के राज्यों से हैं जो वो पटाखे लाए जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर अगर लाए जा रहे हैं तो दिवाली पर आतिशबाजी की ही जाएगी, तो क्या कुछ इस तरीके के नियम बनाए गए हैं कि अगर कहीं से आतिशबाजी होती है तो प्रशासन जो है वहां जाकर की कार्रवाई करेगा जिनके द्वारा आतिशबाजी की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर साल एक कानून तो बनाया जाता है, सख्ती तो लाई जाती है, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ कागजों में होती है, क्योंकि लोग पटाखे फोड़ते हैं। बताया जाता है टीम गठित कर दी गई है जो इलाकों में घूमेगी। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन लगातार दिवाली की शाम होते होते हम देखेंगे कि दिल्ली की आतिशबाजी की बात करें तो इतनी भयंकर आतिशबाजी होती है। दिल्ली में दिवाली का जो विशेष त्योहार है, वैसे तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, देश भर में मनाया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर बात करें दिवाली पे पटाखे छोड़ने की जो एक योजना होती है, बच्चे बड़े खुश होते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। लगातार हम देखते हैं कि लोग घरों से निकलकर पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो, लगातार दिल्ली की प्रदूषण की हवा को साफ रखने के लिए पटाखों को कम जलाने या अपील करती है बंद करने की, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में पटाखे फूटते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी प्रकार का कोई असर दिल्ली वासियों पर नहीं दिखाई दे रहा है। बात सख्ती की करें तो वो नॉर्मल है, लोग अब भी पटाखे खरीद रहे हैं, पटाखे अब भी बिक रहे हैं, जबकि दिल्ली में पटाखे
बैन है। बिल्कुल, देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरीके से पटाखे बैन है और उसके बावजूद जो है वो पटाखे बिक रहे हैं, तो जाहिर तौर पर दिल्ली में जो है दिवाली के बाद AQI लेवल जो है वो बुरी तरह से बढ़ सकता है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि दिवाली के बाद AQI लेवल बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 440 के पार हो गया है AQI का आंकड़ा। वहीं लखनऊ, राजधानी लखनऊ में अभी 334 ही पहुंचा है AQI। तो बता दें कि जिस तरीके से दिवाली से पहले लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, वो बेहद चिंताजनक स्थिति सभी सरकारों के लिए पैदा। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में बसपा प्रमुख की होगी जनसभा, जहां छत्तीसगढ़ में जनसभा को आज संबोधित करते नजर आएंगी मायावती। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बसपा सुप्रीमो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी। मध्य प्रदेश के बाद बसपा सुप्रीमो का छत्तीसगढ़ दौरा है और छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद वो तमाम जनसभाओं को संबोधित करती नजर आएंगी। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में बसपा प्रमुख करती नजर आएंगी जनसभा। वहीं छत्तीसगढ़ में जनसभा को आज संबोधित करेंगी मायावती। बता दें कि बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ दौरे पर है और छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी। और साथ ही देखा जाए तो जिस प्रकार से चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले तमाम तैयारियां जो है वो बसपा के द्वारा की जा रही हैं। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में बसपा प्रमुख करेंगी जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी मायावती। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा जनसभा का आयोजन। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज इटावा दौरा है, जहां पर 10:15 पर लखनऊ से सैफई हवाई पट्टी प्लेन पर उतरेंगे। वहीं 10:30 बजे सिंचाई गेस्ट हाउस में पहुंचकर बैठक करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम। वहीं जनपद के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 10:15 पर लखनऊ से सैफई हवाई पट्टी प्लेन से उतरेंगे। वहीं करीब 10:30 बजे सिंचाई गेस्ट हाउस में पहुंचकर बैठक करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम। जनपद के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। निर्माणाधीन योजनाओं को भी देखेंगे। तो बता दें कि निर्माणाधीन और विकासशील परियोजनाओं का निरीक्षण करते भी नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। स्थानीय योजना अनुसार अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे डिप्टी सीएम। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अपने इटावा दौरे पर हैं। 10:15 पर लखनऊ से सैफई हवाई पट्टी प्लेन से उतरेंगे डिप्टी सीएम। 10:30 बजे सिंचाई गेस्ट हाउस में पहुंचकर करेंगे बैठक। वहीं जनपद के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और यहाँ रुकेंगे, एक और ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां पर माफिया ब्रजेश सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सिकरौरा नरसंहार मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी।
सिकरौरा नरसंहार मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी। आज दोपहर 2 बजे से हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। हीरावती ने फैसले के खिलाफ दाखिल की है अपील। खबर प्रयागराज से, जहां पर माफिया ब्रजेश सिंह से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां सिकरौरा नरसंहार मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज दोपहर 2 बजे से हाईकोर्ट करेगा मामले पर सुनवाई। हीरावती ने फैसले के खिलाफ दाखिल की है अपील। बता दें कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। चंदौली के सिकरौरा गांव में 7 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने 2018 में माफिया ब्रजेश सिंह को बरी कर दिया था। इसी मामले पर आज दोपहर 2 बजे से हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि हीरावती ने फैसले के खिलाफ दाखिल की है अपील। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में दूसरे चरण के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत करने में जुटे हुए हैं। जहां एक और सामरी में कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज ने टिकट नहीं मिलने से भाजपा ज्वाइन कर लिया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभुराम भगत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। और क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। आज हमारे साथ चुनावी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रभुराम भगत। जी हाँ, ये वही प्रभुराम भगत हैं जो भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं। प्रभुराम जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं जनता के पास यही कह रहा हूँ कि देखिए, 1967 में जंक्शन था हमारा पार्टी और छाप था, उस समय दीपक छाप। समय में मतदाता नहीं था। स्वर्गीय सुखाराम हमारा चाचा था, वो हम लोग को ले लेके घुमाता था और घुमाता था। और सारी क्षेत्र में उस समय तो समस्या इतना था कि खाने के लिए भी अनाज नहीं रहता था, गाड़ी भी बहुत एक रहता था। और उस समय पार्टी के काम हम लोग हमारे चाचा के साथ गदराराम, मैं और बेलसर का टिंडेराम, सेवारी तमारी का हरखूराम, ऐसे करके कई वो बुजुर्ग लोगों के साथ एक दुनिया से चले गए। उनके साथ में जुड़ करके काम करता रहा। अब उसके बाद 1977 में मतदाता भी बना और कार्यकर्ता भी बना। उसके बाद में आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के काम करते करते आया। तो मैं जब हमारे विधायक संसदीय सतोष सिद्धनाथ बाबू जब दो बार जब हार का यहाँ सामरी में खाना पड़ा, तो मैं रायपुर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मैं यही गुहार कहा था कि महोदय, सुन लीजिए, लड़का 2 बार हार रहा है तो किसी न किसी कारण से हारता है। तो वो बोले कि आप लड़ेंगे कि लड़वाएंगे? तो मैं कहा कि मैं स्वयं लड़ूंगा। अगर हमसे विचार नहीं बनता है तो पैकरा समाज में 2-3 को आवेदन कर रहे हैं, और उराव समाज से, गौड़ समाज से, नगसिया समाज से, ये सारी समाज कर रहे हैं। तो उसमें से विचार करिए, ताकि पार्टी हारता है तो 15 दिन तक, 20 दिन तक आदमी के मुख को दिखाने लग नहीं रह जाते हैं। तो पार्टी हारता है तो हम लोग को भी दुख लगता है, और इसीलिए पार्टी ने हम लोग का बात नहीं सुना। इसलिए मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ और जनता के पास जाकर के यही सारी बात बताता हूँ। आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जनता? क्या इस बार वो बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रभुराम का साथ देंगे? वो तो कह तो रहे हैं कि एक बहुत लंबी समय से काम कर रहे हैं, पार्टी ने आपके साथ धोखा तो किया है, लेकिन हम लोग विचार करेंगे। लेकिन क्या कि अनुभवी है, इसलिए कि एक बार सोच विचार कर आपको मतदान करने का सोच रहे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल ये थे प्रभुराम भगत, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई और उन्हें पूरा भरोसा है जनता जनार्दन पर। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन शिवचरण के साथ मुकेश सिंह, के न्यूज इंडिया, बलरामपुर।
स्कूल के बच्चे बस्ता छोड़कर इस बार थाम लिए हैं चुनावी झंडे। इस विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है। जो पहले जैसा शोर शराबा अब नहीं, बल्कि शांति से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। कटघोरा विधानसभा चुनाव में कुछ अलग देखने को मिला। ग्राम घना कछार के बच्चे स्कूल छोड़कर आप पार्टी के झंडे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई छोड़कर किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इसका जवाबदेह कौन होगा? ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में चुनाव संपन्न हो गया है। वहीं दूसरे चरण में चुनाव 17 नवंबर को होना है, जिसको लेकर प्रत्याशी अपने विधानसभा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीतापुर विधानसभा के प्रत्याशी अमरजीत भगत के सुपुत्र आदित्य भगत आम जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। साथ ही अब की बार भी जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसे भी सरकार आते ही पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सरकार जो बोलती है वो करती है और ये भरोसे की सरकार है। देखिए, क्षेत्र जो जनता है वो खुले हाथ से स्वागत कर रही है और अपना पूरा प्यार दे रही है, क्योंकि आदरणीय श्री अमरजीत भगत जी ने अपना पूरा समय क्षेत्र के विकास में दिया है। हम आज जहां खड़े भी हैं, यहाँ भी जो पूरे सरगुजा संभाग में पहला फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, तो अपने आप में एक नवाचार के साथ में मंत्री जी ने काम किया है। और जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है, ये खुद में एक ऐसी घोषणा पत्र है जो किसानों को, गरीबों को उनका न्याय और हक दिलाने का काम कर रही है। तो लोगों में बहुत उत्साह है। देखिए, ये बोलने से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी रात को इतने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि किसानी का सही दाम मिल रहा है। और जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जो सबसे बड़ा फैसला आया है, एक तरफ लोग GST लगा रहे हैं कॉपी किताब में, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस सरकार है वो पूरे शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, मुझे लगता है। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर कांग्रेस के विधायक हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में ग्राम कसरेगा आता है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना का किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कसरेगा का गोठान का हाल बेहाल नजर आ रहा है। अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत अरदा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना गोठान जो एक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राम पंचायत अरदा में गोठान की क्या स्थिति है। हालांकि सरकार गोठान के लिए लाखों रुपए फंडिंग करती है, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको एक रोजगार, स्वरोजगार मिल जाए करके, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, गोठान की जो स्थिति काफी जर्जर है। यहाँ पे सरपंच और सचिव के माध्यम से गोठान का विकास कार्य कराया गया था, लेकिन यहाँ पे न ही कोई चौकीदार है और न ही यहाँ की कोई देख रेख करने वाला। मैं कैमरा पर्सन बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे गोठान की किस प्रकार की स्थिति है, इसका जवाबदार कौन है। भले सरकार जो है यहाँ पे विकास के लिए लाखों रुपए लगा रही है, लेकिन सरपंच सचिव जो है इस योजना को भली भांति जो है नहीं कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सरकार की योजनाओं को ठेंगा दिखाने का काम ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव कर रहे हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कैमरा पर्सन राजू चंद्र के साथ चंद्र कुमार श्रीवास्तव, के न्यूज इंडिया, कोरबा। छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभाओं में मतदान होने के बाद अब 70 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गया है।
सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जैजैपुर विधानसभा पहुंचकर जेसीसीजे के प्रत्याशी टेकचंद चंद्रा को जिताने के लिए आमसभा को संबोधित किया। वहीं अमित जोगी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की धरती दुनिया की सबसे अमीर धरती है, पर आज भी सबसे ज्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में ही है। उन्होंने बताया कि हमने स्टैंप में लिख कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जिस दिन नेता नहीं बेटे की सरकार बनेगी, उस दिन 10 कदम के साथ गरीबी खत्म होगी। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे पिता के लक्ष्य को मैंने अपना लक्ष्य बनाने की बात करते हुए जैजैपुर विधानसभा से टेकचंद चंद्रा को विधायक बनाने की अपील की है। वहीं आम सभा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वो अपन अमृत भैया जो प्यार भैया नीचे रखी लोग मेरे पिताजी को देते थे, छत्तीसगढ़ के लोग उनको देखने आते थे, सुनने आते थे। आज बिल्कुल वैसा ही प्यार उनके बेटा को जैजैपुर के लोगों ने दिया है और मुझे ये यकीन है कि इस बार छत्तीसगढ़ में दिल्ली के नेता वाली नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बेटा वाली सरकार बनेगी। जैजैपुर क्षेत्र में बाकी जो 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्हें कोई जैजैपुर क्षेत्र का मिला ही नहीं। कोई मतदाता किसी एक को दे देता है, सब कहां से उठा के ले आए, पैराग्रुपिंग करा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी उन्होंने सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक लगातार पिछले कई दशकों से लोगों की दिन रात सेवा करी है। उन्होंने सेवा करी लेकिन मेवा कोई और खा रहा है बैठ के, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि जैजैपुर में कोई नेता वाली नहीं बल्कि बेटा वाली सरकार चलेगी। 10 कदम गरीबी खत्म पर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं पार्टी करती है। हमारी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कोई घोषणा नहीं कर रही है। मैंने तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में ये लिख के दिया है कि मेरी लड़ाई ना तो कांग्रेस के खिलाफ न भाजपा के खिलाफ, मेरी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में बेटे की सरकार बनेगी तो मैं 10 कदम लूंगा, 10 क्रांतिकारी कदम, जो मेरे पिताजी का सपना था वो 10 कदम लूंगा और गरीबी को खत्म करूंगा। अचानक से पाटन से महादेव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं इस पर 2 चीजें कहूंगा। पहली चीज तो बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है कि जो सत्ता में बैठे हैं वही सट्टा भी चला रहे हैं। और दूसरी बात मैं दिल्ली वाले नेताओं को कहूंगा, दिल्ली में जो सरकार है उनको कहूंगा कि आपको जब भ्रष्टाचार दिखता है तो केवल जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है भूपेश बघेल की सरकार में वही दिख रहा है।